हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 को डिटेल्ड वे में पढ़ लिया था। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लोग नए आए हैं, आप चैप्टर 1 का वीडियो वहां से देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तो आपके कंसेप्ट्स और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर 2 है उसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चीज को समझते हैं पहले। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्मदा रिवर के पास कई लाख वर्ष पहले कुशल संग्राहक रहा करते थे और वो शिकार भी करते थे। मतलब हंटर और गैदरर्स वहां पे रहा करते थे। ये शिकार करते थे जंगली जानवरों का, और जो आसपास के जंगल होते थे वहां से अपने फूड रिसोर्सेस को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सुलेमान और किर्थर रेंज के पास 8,000 साल पहले वहां पे लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया था, उपजाना शुरू कर दिया था। कौन से फसल थे? गेहूं और जौ जैसे फसल थे। और वो पशु भी पालने लगे थे। मतलब वो कृषक और पशुपालक बन गए थे। मतलब फार्मर्स और हर्डर्स। तो हंटर और गैदरर से जब मनुष्य फार्मर और हर्डर बनने लगा, तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस चैप्टर में हमें इसी ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे जो इंसान, जो मनुष्य पहले हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, अब वो फूड को ग्रो कर रहा है, भोजन का उत्पादन कर रहा है। तो इसी चीज के बारे में पढ़ना है आज हमें। चलिए अब चैप्टर पे मूव करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो इनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये लोग कई लाख वर्ष पहले पहले इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर्स। आज हम इन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। देखिए, आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो इन्हें ये नाम कैसे मिला? द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। मतलब जिस विधि से ये अपने भोजन का इंतजाम करते थे, उसी से इनको ये नाम मिला है। देखिए, ये शिकार करते थे इसलिए इनको नाम मिला हंटर का। ये अपने भोजन को जंगलों से संग्रह करते थे, तो इसलिए इनको नाम मिला संग्राहक का, या फिर इंग्लिश में कहें हंटर और गैदरर का। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक। तो ये लोग क्या क्या करते थे देखते हैं। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ये लोग जंगली जो जानवर थे उनका शिकार करते थे, चिड़िया और मछली पकड़ते थे। और ये लोग फ्रूट, रूट हो गया, नट हो गया, सीड हो गया, लीव्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, एग्स हो गया, इन सबको ये लोग गैदर किया करते थे। तो अब हम लोग को समझ में आ गया है कि इनको क्यों हंटर और गैदरर कहा जाता था। क्योंकि ये जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे और इतनी सारी चीजों को ये लोग गैदर भी करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो एक सवाल आता है, वाई वेयर दे ऑन द मूव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। देखिए, जो हंटर और गैदरर होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, मूव करते थे। एनसीईआरटी में इस चीज के 4 कारण दिए हुए हैं जिस वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। पहला कारण, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal.
रिसोर्सेस, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई जगह है जहां पे हंटर और गैदरर आखिर खाद्य संग्राहक रह रहा है, और इसके पास में ये कोई फॉरेस्ट एरिया है। ये कोई फॉरेस्ट एरिया है। अब ये जो यहाँ पे जो मनुष्य रह रहे हैं, वो यहाँ पे जाके जंगली जानवरों का शिकार करते थे, अपने फूड रिसोर्सेज को इसी जंगल से ही इकट्ठा करते थे। अब मान लीजिए कई साल यहीं पे ये लोग रह रहे हैं, एक एक करके इस जंगल के जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होने लग जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो उनको कहीं और मूव करना पड़ेगा अपने फूड रिसोर्सेज की तलाश में। तो वो किसी और फॉरेस्ट एरिया के पास जाके बस जाएंगे, और फिर इस जंगल से शिकार करेंगे और अपने फूड रिसोर्सेज को गैदर करेंगे। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक। दूसरा रीजन, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। इसको समझते हैं। देखिए जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको या तो शिकार करना होता है, और या फिर अगर हिरण या फिर मवेशी जैसे कोई जानवर हैं, उनको अपने घास के लिए, पत्तों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अपने मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो जानवरों को अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे उनको भी इन जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। ये हो गया दूसरा रीजन। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये दो रीजन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब थर्ड रीजन पे आते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। इस चीज को समझते हैं। देखिए ये आपका कोई फॉरेस्ट एरिया है जहां पे पेड़ लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो फल मिलते हैं वो सिर्फ समर सीजन में ही मिलते होंगे। तो यहाँ पास में जो हंटर और गैदरर मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हैं, जब विंटर सीजन आएगा जब विंटर सीजन आएगा तो इनको यहाँ से प्रोडक्ट्स मिलने, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स मिलने बंद हो जाएंगे। तो इनको ना चाहते हुए भी यहाँ से कहीं और मूव करना पड़ेगा जहाँ पे विंटर टाइम पे, ठंड के मौसम में इनको फूड रिसोर्सेस मिले। ठीक। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये हो गया तीसरा रीजन। चौथा, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, पेरेनियल रिवर वो रिवर होते हैं जिनमें पूरे साल भर पानी रहता है, with water throughout the year. Others are seasonal. People living on their banks would have to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. इस चीज को समझते हैं। देखिए कोई भी हो, कोई लोग हो, पौधे हो या जानवर हो, उनको दो चीजें सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं। पहली होगी फूड और दूसरा हो गया वाटर, मतलब खाना और पानी। ये दो चीजें मस्ट हैं किसी को भी सर्वाइवल के लिए। तो हम लोगों ने तीन रीजन में खाने के बारे में देख लिया। अब ये जो चौथा रीजन है ये पानी के बारे में है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लोग हैं या पौधे हैं या जानवर हैं उनको वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर जो है, जो पानी है, वो हमको तालाब में मिलता है, झरनों में मिलता है या नदियों में मिलता है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पेरेनियल होती हैं, मतलब पूरे साल भर उन नदियों में पानी रहता है। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां होती हैं जो कि सीजनल होती हैं, और बरसात के मौसम के अलावा जब कोई ड्राई सीजन आए, जैसे समर सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया, तो वो नदियां सूख जाती होंगी। और जो लोग इन ऐसे नदियों के पास में रहते थे जो कि सीजनल होती थी, तो उनको उस वक्त कहीं और
मूव करना पड़ता होगा, कहीं और जाना पड़ता होगा पानी की तलाश में। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। ये जो 4 रीज़न्स हैं, इन चारों रीज़न को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड वे में समझ लिया है। तो अब सवाल आता है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो जो पुरातत्वविद होते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे सामान मिले हैं जो कि हंटर गैदरर्स आखिरकार खाद्य संग्राहक बनाते थे और यूज करते थे। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिरकार खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो ये कौन सी चीजें होती थी, ये देखते हैं। It is likely that people made and used tools of stone, wood, bone. देखिए, इन लोगों ने जो औजार बनाए थे अपने फूड रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए या शिकार करने के लिए, जो हथियार बनाए होंगे, वेपन्स बनाए होंगे, वो या तो पत्थर के बनाए होंगे, लकड़ी के बनाए होंगे या फिर हड्डियों के बनाए होंगे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए, जिनमें कि स्टोन टूल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सरवाइव कर गया। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो ये जो औजार हैं, टूल्स हैं, या फिर इनके हथियार बनाए जाते होंगे, किसके? पत्थर के, लकड़ी के और हड्डियों के। इन चीजों को हंटर गैदरर्स, जो आखेटक और खाद्य संग्राहक होते थे, अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए बनाते थे। शिकार करने के लिए बनाते होंगे या फिर फूड रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए बनाते होंगे। तो यही जो चीजें हैं हमारे पुरातत्वविदों को मिली है और यहीं से पता चलता है कि हमें हंटर और गैदरर्स के बारे में पता चलता है। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेर यूज टू, ये जो पत्थर के जो उपकरण बने थे, औजार बने थे, इनका काम कैसे आता था? देखिए, कट मीट एंड बोन, जो हड्डियों और मांस को काटने के लिए काम में आता था। स्क्रेप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स, जो कि एनिमल स्किन होता है, मतलब पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी ये पत्थरों के जो औजार होते थे काम में आते थे। फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए भी ये औजार काम में आते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में जिन औजारों के बारे में पढ़ा, इस स्लाइड में हम लोगों ने उन औजारों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, क्या काम में वो लोग लाते थे, उस बारे में पढ़ लिया है। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये कोई पत्थर का औजार होगा, तो वो लोग इसको लकड़ी या हड्डी के साथ बांध देते थे, फिर इनको भाले की तरह या फिर बाण की तरह शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड, कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। कुछ ऐसे भी औजार होते होंगे जिनसे लकड़ियों को चॉप किया जाता था या फिर लकड़ियों को काटा जाता था। वुड वॉज यूज एज फायर वुड, वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के तरह भी किया जाता था और इन्हीं लकड़ियों से झोपड़ियां बनाई जाती थी, हट्स बनाए जाते थे, या फिर इन्हीं लकड़ियों से कुछ औजार भी बनाए जाते होंगे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ लिया। अब एक और इंटरेस्टिंग आता है सवाल कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह को निर्धारित करना। तो ये लोग रहने की जगह को किस तरीके से निर्धारित करते थे, आइए देखते हैं। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. देखिए, ये कह रहा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। देखिए, एक ये हुंजगी हो गया,
एक ये भीमबेटका हो गया जो कि एमपी में है, और एक ये कुरनूल केव्स हो गया। देखिए कुरनूल केव से हमें आग के राख के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चलता है कि इनको आग जलाना आता होगा। और ये जो रेड ट्रायंगल वाले जो साइट्स हैं, ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। इनके बारे में अभी हम कुछ स्लाइड्स बाद पढ़ेंगे। कुछ साइट्स जो हैं न्यूलिथिक साइट्स भी हैं, मेगालिथिक साइट्स भी हैं, अर्ली विलेजेस भी हैं, मॉडर्न सिटीज भी हैं। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ते जाएंगे। आज हम लोग पैलियोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स के बारे में, या फिर नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे आज। मेनी साइट्स वेर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। देखिए मैंने अभी आपको कुछ स्लाइड पहले ये बताया था कि सर्वाइवल के लिए पानी और खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लोग ऐसी ही जगह खोजते थे जहां पे कि पानी का सोर्स इनको आसपास कहीं मिल जाए, मतलब कि कोई नदी मिल जाए या फिर कोई तालाब मिल जाए। कई पुरा स्थलों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, जो साइट्स मिले वो नदियों और झीलों के किनारे, मतलब लेक्स के किनारे पाए गए हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available। देखिए इनके लिए पत्थरों के जो औजार होते थे वो बहुत ही मायने रखते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। तो ये लोग ऐसी ही कोई जगह ढूंढते थे रहने के लिए जहां पे कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इनको पत्थर मिल सके। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो हम लोगों ने ये तीन साइड देखा, एक भीमबेटका हो गया, एक हुंजगी हो गया, और तीसरा कुरनूल केव्स हो गया। ठीक, भीमबेटका एमपी में है। देखिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको पता करना है कि हुंजगी कहाँ पे है और कुरनूल केव्स कहाँ पे है। ये दोनों आप खुद से पता कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, this is an old site with caves and rock shelters. People chose these natural caves because they provided shelter from rain, heat, and wind. These rock shelters are close to नर्मदा वैली। देखिए जो भीमबेटका जो साइट हमें मिला है वो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, और ये ऐसी साइट है या पूरा स्थल है जहां पे की गुफाएं हमें मिली हैं, गुफाएं कंदराएं हमें मिली है। लोगों ने ऐसे नेचुरल केव्स को, ऐसी जो प्राकृतिक गुफाएं थी उनको इसलिए चूज किया क्योंकि ये एक शेल्टर भी प्रोवाइड करती थी। कैसे? अगर उस वक्त बहुत बारिश हो रही होती थी तो लोगों को एक शेल्टर मिलता था, या फिर बहुत धूप होती थी या फिर बहुत तेज हवा चलती थी तो लोग यहाँ पे आके रह सकते थे। और ये जो रॉक शेल्टर है ये नर्मदा वैली के पास मिलता है। देखिए ये नर्मदा नदी हमें दिख रही है और भीमबेटका उसके पास में ही है। तो हम लोगों ने कल ही यही जगह देखा था जहां पे कि आरंभिक मानव रहते थे कई लाख वर्ष पहले। तो इनको यहाँ से पानी का सोर्स भी मिल जाता था, नर्मदा रिवर से, और इनको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पत्थर भी यहाँ से गुफाओं से मिल जाते थे। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। हम लोगों ने अभी एक वर्ड देखा, साइट, या फिर हिंदी में पूरा स्थल। आइए इस चीज को समझते हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वेयर फाउंड। देखिए साइट वो जगह होती है जहां पे कि ये लोग जो औजार इस्तेमाल किया करते थे या फिर घड़े इस्तेमाल करते थे या फिर ये जहां रहते थे, जिस हट में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, वो जो बिल्डिंग होती थी हमें मिलती हैं ऐसे ही पूरा स्थलों से या साइट से, इनके रिमेन्स मिलते हैं। दीज वेयर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। जो ये लोग रहते थे उन लोगों ने इन चीजों को बनाया होगा, यूज किया होगा, फिर जब ये यहाँ से मूव कर गए होंगे तो वो इन चीजों को यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ गए होंगे। अब मान लीजिए कोई इन लोगों ने झोपड़ी बनाया, अब ये लोग कहीं एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव कर रहे हैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि अपने झोपड़ी को साथ में उठा के लेके जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लोग यहीं पे इसको छोड़ देते होंगे। तो बाद में जब फिर एक्सकेवेशन होता होगा, खुदाई होती होगी, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स जो होते हैं या पुरातत्वविद होते हैं उनको ऐसे ही झोपड़ियों के रिमेन्स मिलते हैं।
तो फिर वो लोग इस चीज़ों को फिर एनालिसिस करते हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन दी सर्फेस ऑफ अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर द वाटर। तो ऐसे जो जगहें हैं वो या तो हमें सरफेस के ऊपर ही मिल जाती हैं, धरती के ऊपर ही मिल जाती है, जमीन के ऊपर ही मिल जाती है, कुछ जमीन के अंदर मिलती हैं जिनके लिए हमें एक्सकेवेशन करना पड़ता है या फिर खुदाई करनी पड़ती है, और कुछ हमें पानी के अंदर भी मिलता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कुरनूल केव्स, कुरनूल गुफा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। मैं अभी जब आपको मैप दिखा रहा था तो यही बात अब मैंने आपको कही थी कि यहाँ से ऐश के मतलब राख के ट्रेसेस मिले हैं, अवशेष मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, ये मतलब सजेस्ट करता है कि लोग उस वक्त आग जलाना सीख गए थे। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, जो ये आग था इसका इस्तेमाल बहुत तरीकों से किया जा सकता था। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के लिए ये लोग आग जला सकते थे। जब रात हो जाती होगी तो ये लोग आग जलाते थे। टू रोस्ट मीट, मांस को भूनने के लिए भी ये लोग आग जला सकते थे। टू स्केयर अवे एनिमल्स, मान लीजिए किसी जंगल के आसपास ये लोग रहते थे ताकि ये लोग अपना फूड रिसोर्सेज गैदर कर पाए। अब उस जंगलों में आपके जंगली जानवर तो रहते ही होंगे, तो उन जानवरों को भगाने के लिए भी ये लोग आग जलाते थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवर आदि को दूर भगाने के लिए। तो यहाँ मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में ए बी सी डी मान लीजिए ऑप्शन है और सी में कुरनूल केव्स है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से साइट में, कौन सी पूरा स्थल में हमें ट्रेसेस ऑफ फायर देखने को मिलता है। तो जब सी ऑप्शन में कुरनूल केव्स है तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करके डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि कुरनूल केव से हमें राख के अवशेष मिले हैं। अब हम लोग एक एक करके एजेस को, नेम्स एंड डेट्स को देखना शुरू करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सुना है पैलियोलिथिक एज के बारे में, मेजोलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में। इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। नेम्स एंड डेट्स, नाम और तिथियां। तो पहला जो है वो है पैलियोलिथिक एज, या इसी को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब ये जो नाम पड़ा है पैलियोलिथिक, ये किस वजह से पड़ा है देखते हैं। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है पैलियो, एक होता है लिथिक। तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मतलब पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ओल्ड स्टोन एज भी इसको आप कह सकते हैं। ये दो शब्द, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है, इसलिए इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। द नेम पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये जो नाम है पैलियोलिथिक, इसमें देखिए स्टोन के बारे में कहा जा रहा है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त स्टोन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा होगा जिससे कि ये लोग टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। ठीक है, ये नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यही चीज हम लोगों ने देख लिया। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। पैलियोलिथिक जो पीरियड है वो 20 लाख वर्ष पहले से लेके 12,000 वर्ष पहले तक
इसका पीरियड जो है एक्सटेंड करता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। देखिए ये इतना बड़ा टाइम पीरियड है कि इसी में सबसे ज्यादा जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इसमें टाइम स्पैन अपना कवर करता है। देखिए इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। यही चीज मैं आपको भी बता रहा था, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा टाइम पीरियड है। और ये इतना बड़ा टाइम पीरियड है, इसको इसलिए तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। मतलब लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। तो हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। मैं एक चीज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, ये जो पैलियोलिथिक एज है ये प्लिस्टोसीन एज को बिलोंग करता है। अब प्लिस्टोसीन एज क्या है, अगर आप जियोग्राफी पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा, या फिर जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो इन चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये प्लिस्टोसीन एज क्या है। और थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से मिले औजारों के बारे में भी लेते हैं। देखिए जो पत्थरों के ये लोग उपकरण बनाते थे, तो ये बड़े पत्थरों के उपकरण बनाते थे। फिर इनको जब ये लोग तोड़ते थे तो जो बड़ा पार्ट होता था उसको ये लोग कोर कहते थे, और जो छोटा पार्ट होता था उसको फ्लेक के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब ये कोर पार्ट हो गया और ये फ्लेक पार्ट हो गया। फ्लेक पार्ट से फ्लेक टूल्स बनाए जाते थे और कोर पार्ट से कोर टूल्स बनाए जाते थे। मतलब कोर उपकरण बनाए जाते थे और फ्लेक उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, तो कुछ जो ये लोग औजार बनाते थे या हथियार बनाते थे वो कुछ एग्जाम्पल हैं। हैंड एक्स, हस्त कुठार हो गया, क्लीवर हो गया, या चॉपिंग टूल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं पैलियोलिथिक एज के औजारों के, हथियारों के। पैलियोलिथिक एज के बाद जो एज हमारा आता है वो है मेसोलिथिक एज। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। देखिए मेसोलिथिक एज जब शुरू होता है तो हमें पर्यावरण में, एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये शुरू होता है लगभग 12,000 साल पहले और चलता है लगभग 10,000 साल पहले तक। इसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं और मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। जो मेसोलिथिक एज है वो होलोसीन एज को बिलोंग करता है। देखिए प्लिस्टोसीन एज, होलोसीन एज हम लोग डिटेल में जियोग्राफी में पढ़ेंगे। हिंदी में मेसोलिथिक एज को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस वक्त जो उपकरण मिलते थे, औजार मिलते थे, वो छोटे पत्थरों के बने हुए मिलते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया है। देखिए ये नाम आप लोग याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों का या टूल्स का जो साइज होता था वो लगभग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता था, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ्स बुलाते थे। Microliths were probably stuck onto the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles। देखिए छोटे छोटे उपकरण होते थे पत्थरों के, उनको हड्डियों पर या लकड़ियों पर बांधकर इस्तेमाल करते थे। तो कौन से उपकरण इस्तेमाल में आते थे? सॉज या सिकल्स, यानी हंसिया या आरी जैसे औजार हमें देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। देखिए मेसोलिथिक एज आ गया है और यहाँ पे माइक्रोलिथ्स इस्तेमाल होने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि पैलियोलिथिक एज वाले कोर टूल्स या फ्लेक टूल्स अब इस्तेमाल होने बंद हो गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोर टूल्स भी इस्तेमाल हो रहे थे और फ्लेक टूल्स भी इस्तेमाल हो रहे थे माइक्रोलिथ्स के साथ साथ।
साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। फिर जो अगला स्टेज आता है वो है न्यूलिथिक एज का। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज न्यूलिथिक एज। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। देखिए जो न्यूलिथिक एज है ये भी आपका होलोसिन एज को बिलोंग करता है। और न्यूलिथिक एज में फाइनली पॉलिश टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। चेंज इन एनवायरनमेंट, बदलती जलवायु। हम लोगों ने अभी देखा कि 12,000 साल पहले जब मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था तो पर्यावरण में कुछ चेंजेस आ रहे थे। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions। देखिए 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आ रहा था और जो वातावरण था वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। जो ये गर्मी बढ़ने लगी इससे क्या हुआ कि घास के मैदान या ग्रासलैंड्स बनने लगे, उनका डेवलपमेंट होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखिए जब घास वाले मैदान बनने लगे तो जो जानवर घास खाते थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। This led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass। जो जानवर घास पे सरवाइव करते थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their ब्रीडिंग सीजन्स। देखिए हम लोगों ने समझा कि 12,000 साल पहले क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जलवायु में बदलाव आया और इस बदलाव के चलते ग्रासलैंड्स जो घास वाले मैदान थे वो बनने लगे। तो इन घास वाले मैदान पे जो घास पे डिपेंडेंट जो जानवर थे, जो घास खाते थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब इनकी जब संख्या बढ़ी तो जो लोग इनका शिकार किया करते थे वो इनको फॉलो करने लगे, इनके पीछे पीछे जाने लगे। और जब इनके पीछे पीछे जाने लगे तो वो इनके फूड हैबिट्स, खाने पीने की आदतों के बारे में सीखने लगे और इनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में, मतलब इनके प्रजनन के समय की भी इनको जानकारी मिलने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। तो ऐसा जब लोगों ने किया कि इनके पीछे गए और इनके खाने पीने की आदतों को समझे, इनके ब्रीडिंग सीजन को समझे, प्रजनन के समय को समझने लग गए, तो तब लोगों ने सोचा होगा कि इनको हम लोग पालतू भी बना सकते हैं। हो सकता है तब लोगों ने इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। और इस वक्त फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो इस चीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। देखिए दिस वाज आल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। देखिए जब क्लाइमेटिक चेंजेस होने लग गए और घास वाले मैदान अब बनने लग गए तो ये वो वक्त था जहां पे कि ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जैसे कि व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, नेचुरली ग्रो करने लग गए डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि विभिन्न स्थानों पे नेचुरली, मतलब प्राकृतिक तौर से ये लोग उपजने लग गए, ये अनाज उपजने लग गए। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। तो जो महिलाएं थी, पुरुष थी या बच्चे थे, इन अनाजों को कलेक्ट करते थे, ठीक है। और जब इनको कलेक्ट ये लोग करते थे तो कलेक्ट करने के साथ साथ ये भी सीख गए होंगे कि ये कब पक के तैयार होते हैं, ये उगते कहाँ पे हैं, ये कैसे उगते हैं। तो ये लोग
जो थे, पुरुष थे, महिलाएं थी या बच्चे थे, ये इन चीजों को ये लोग सीखने लग गए होंगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। देखिए, जब अनाज प्राकृतिक तौर पर उगने लगे और लोगों ने इनको कलेक्ट करना शुरू किया और इनके बारे में जानना शुरू किया कि ये कैसे पक के तैयार हो रहे हैं, कब पक के तैयार हो रहे हैं, कहाँ उग रहे हैं, तो जब लोगों को ये जानकारी मिलने लगी तो लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि अब हम इन्हें उगा सकते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। देखिए, हम लोगों ने अभी जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो हम लोग हंटर और गैदरर के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि मेसोलिथिक एज जो कि 12,000 साल पहले शुरू हुआ, उस वक्त होलोसीन एज भी आया और क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेट है वो चेंज होने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा। और ये चेंज होने के वजह से ग्रासलैंड्स बनने लगे, घास वाले मैदान बनने लगे। जो ये गेहूं हो गया, जौ हो गया, राइस हो गया, ये सब डिफरेंट पार्ट में नेचुरली ग्रो होने लगे। तो इन चीजों से जो लोग थे वो सीखने लगे कि कैसे कैसे इन अनाजों को उगाया जा सकता है, कैसे जानवरों को पाला जा सकता है। तो अब वो फार्मर और हर्डर्स बनने लगे। तो मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि हम लोग को ये ट्रांजिशन पढ़ना था। तो हम लोग अब ये ट्रांजिशन देख रहे हैं कि जो हंटर गैदरर था वो अब फार्मर और हर्डर बन गया है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के घर के बाहर आप रोटी देते हैं किसी कुत्ते को, वो थोड़े थोड़े दिन बाद आपके घर के सामने ही बैठने लग जाएगा। तो उस वक्त के लोगों ने भी यही किया कि वो लोग जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खाना देने लगे उनको अपने शेल्टर के पास में। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। बाद में लोगों ने ऐसे जानवरों को इनकरेज किया होगा जो कि जेंटल स्वभाव के होते होंगे, सौम्य स्वभाव के होते होंगे, वो उनके कैंप्स के पास आके रहे। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई शेर आ जाए इनके कैंप्स के पास, इनके शेल्टर के पास, तो पूरी की पूरी बस्ती समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lives in herds and most of them ate grass। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। ठीक है। Other people protected these animals from attacks by other wild animals। This is how they became herders। अक्सर ऐसे लोग अन्य जंगली जानवरों को के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो हंटर गैदरर था अब वो फार्मर और हर्डर बनने लगा है। एनिमल्स स्टोर ऑफ फूड। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। अगर उनकी देखभाल अच्छे से की जाए तो वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दूध उनसे प्राप्त हो सकता है जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, और उनसे फिर मीट भी हमें मिल सकता है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। देखिए,
जिन जानवरों को उस वक्त के लोग पालते होंगे उनको एक भंडार की तरह भी उन जानवरों को एक भंडार की तरह भी इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि जब उन्हें जरूरत पड़ती होगी तो उस जानवर से दूध भी ले सकते थे, और जब उनको जरूरत पड़ती होगी तो उस जानवर से उनको मीट भी मिल जाता था। तो इसी वजह से दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नवीन जीवन शैली। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time. इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कोई लोग हैं, इस भूमि पे वो लोग बीज डाले हैं और फसल उगा रहे हैं। अब मान लीजिए इन लोगों ने बीज डाला, अब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बीज डाल के कहीं और मूव कर जाएंगे, ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वो लोग यहीं कहीं आसपास रहने लगेंगे, अपने शेल्टर्स बनाएंगे, बस्ती बनाएंगे और वहीं पे ये लोग रहने लगेंगे, ताकि डेली बेसिस पे इस ये जो भूमि है, ये जो लैंड है, इसकी केयर कर सके। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे अरसे तक रहना पड़ता था। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपेंड। तो वो लोग क्या करते थे? पौधों की देखभाल करते थे, पानी देते थे, खरपतवार हटाते थे, और जो जानवर या चिड़िया आते थे उनको भी दूर भगाते थे। तब तक ऐसा करते थे जब तक कि अनाज पककर तैयार ना हो जाए। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो ये लोग ग्रेन का इस्तेमाल कैसे करते थे? ग्रेन्स वॉज यूज्ड एज सीड्स, फूड्स और गिफ्ट्स। जो ग्रेन, इनको अनाज जो मिलता था, उसका इस्तेमाल ये लोग बीज की तरह भी करते थे, खाने की तरह भी करते थे, और गिफ्ट्स की तरह भी करते थे। मैंने बताया था कि ये लोग बस्ती में रहने लग गए थे, तो ये लोग एक दूसरे को यही अनाज जो है गिफ्ट के तौर पे भी देते होंगे। अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में होता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. देखिए, जो ग्रेन मिलता था, ऐसे तो तीन काम के लिए, हाँ, ये ग्रेन काम में आता था। पहला हो गया फूड, दूसरा हो गया सीड, और तीसरा हो गया गिफ्ट। लेकिन जो फूड और सीड है, इसके लिए लोगों को इसको स्टोर करना पड़ता था, और जब स्टोर करना पड़ता था तो इसके लिए इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, या फिर इन लोगों ने टोकरियां बुनी, और या फिर इन्होंने जमीन में गड्ढा गड्ढा खोदा था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन की ओर। Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. जो पुरातत्वविद हैं उनको कुछ साइट से, यानी पुरा स्थल से, हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। फॉर इंस्टेंस, इन बुरज़ुम, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है। आइए मैप में देख लेते हैं पहले बुरज़ुम को। देखिए, ये है हमारा बुरज़ुम, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, और जो बुरज़ुम है वो नियोलिथिक साइट है। और ऐसे ही जो दूसरा साइट है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है। चलिए वापस अब स्लाइड पे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो बुरज़ुम है, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. जैसे कि बुरज़ुम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है, उसमें लोग क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास
कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो बुर्जों में जो लोग रहते थे, वो लोग पिट हाउसेस बनाते थे, मतलब गर्तावास बनाते थे। और ये गर्तावास ये लोग कैसे बनाते थे? जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, जमीन के नीचे गड्ढा खोद के घर बनाते थे। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, स्टेप्स होते थे। ये लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि ठंड के मौसम से ये लोग बच पाएं, इनको शेल्टर प्रोवाइड हो, इन्हें इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. जो पुरातत्वविद हैं, उनको कुकिंग हट्स मिले हैं, मतलब कि आग जलाने की जगह मिली है। और ये जगह कहाँ मिले हैं? बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स मिले हैं, मतलब जो झोपड़ियां होती थी या उनके घर होते थे, उसके अंदर भी आग जलाने की जगह मिली है और बाहर भी मिली है। ये सजेस्ट करता है कि लोग वेदर को देख के घर के अंदर या बाहर खाना बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। हमें स्टोन टूल्स भी बहुत सारे साइट से मिली हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। हम लोगों ने अभी मैप में देखा था, ये जो बुरजोम था या फिर मेहरगढ़ है, ये दोनों नियोलिथिक साइट था। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो पत्थर के मतलब उपकरण मिले हैं वो पैलियोलिथिक टूल से बहुत अलग हैं, इसलिए इन्हें नियोलिथिक कहा गया है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge. इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। जब मैं आपको न्यूलिथिक एज के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त फाइनली पॉलिश्ड टूल्स इस्तेमाल होते थे। तो ये चीज वही कह रहा है कि कटिंग एज को फाइन करने के लिए इनको पॉलिश किया जाता था। फिर मोर्टर और पेस्टल भी मिला है, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मतलब ओखली और मूसल का भी ये लोग प्रयोग करते थे अनाजों और जो इनको दूसरे जो प्लांट प्रोड्यूसेस थी, वनस्पतियां जो मिलती थी, उनको पीसने के लिए। मोर्टर्स एंड पिस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। इतने हजारों सालों बाद भी हम लोग अपने घरों में मोर्टर और पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। At the same time, tools of Paleolithic types continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. देखिए, जब मैं मेसोलिथिक एज के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने उस वक्त आपको कहा था ऐसा नहीं था कि वे लोग माइक्रोलिथ्स बनाने लगे थे, लघु पाषाण के उपकरण बनाने लगे थे तो उन लोगों ने कोर टूल्स को या फ्लेक टूल्स को यूज करना छोड़ दिया था। तो ये चीज यही कह रहा है कि जब लोग न्यूलिथिक एज में अपना पॉलिश्ड टूल्स इस्तेमाल करने लगे थे तो ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने पैलियोलिथिक टूल्स को मतलब कोर टूल्स को या फ्लेक टूल्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। ये लोग तब भी कोर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे न्यूलिथिक एज के फाइनली पॉलिश टूल्स के साथ साथ। और कुछ टूल्स ऐसे भी थे, कुछ उपकरण ऐसे भी थे जो कि हड्डियों से बनाए जाते थे। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार जो हैं हड्डियों से भी बनाए जाते थे। Many kinds of earthen pots have also been found. नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। These were sometimes decorated and were used for storing things. इनको कुछ तरीके से डेकोरेट किया जाता था और इसको इस्तेमाल में कैसे लाते थे? कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जो ग्रेन्स होते थे वो दो तरीके से काम में, तीन तरीके से हालांकि आते थे लेकिन दो तरीकों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फूड और सीड। तो इसको स्टोर करने के लिए इनको कुछ चीज चाहिए होती थी स्टोर करने के लिए।
तो इस वजह से ये जो अर्दन पॉट्स थे इनके काम में आते थे। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ये जो पॉट्स बनाते थे, अब लोग इनका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। Besides, they began weaving cloth using different kinds of material. For example, cotton that could now be grown. इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और कपड़े बुनने के लिए इनके पास कपास भी उपलब्ध था, कॉटन भी उपलब्ध था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। Did things change everywhere and all at once? क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ये जो परिवर्तन के बारे में कह रहा है या चेंज के बारे में कह रहा है, ये चेंज है मतलब जो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, जो हंटर गैदरर्स थे, क्या वे एक साथ हर जगह फार्मर और हर्डर्स में कन्वर्ट हो गए थे? तो इसका जवाब है नहीं, नो। इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। ऐसे बहुत से जगह थे जहां पे पुरुष और महिलाएं अभी भी हंटिंग कंटिन्यू रखी थी और अपने खाने को ये लोग संग्रह कर रहे थे। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। और कुछ कुछ जगहों पे लोगों ने कृषि को और जो पशु पालते थे इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था और उनमें धीरे धीरे चेंजेस आ रही थी और ये चेंजेस सेवरल थाउजेंड ईयर्स में आए हैं। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। Besides, in some cases, people try to combine these activities during different doing different things during different season. मतलब कि सीजन जैसा होता था उस हिसाब से ये लोग या तो हंटिंग और गैदरिंग करते थे या फिर फार्मिंग और हर्डिंग करते थे। जैसा सीजन होता था वैसे ये लोग अपना काम करते थे, अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब हम लोग मेहरगढ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। This site is located in fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. देखिए मेहरगढ़ को हम लोगों ने मैप में देख लिया। यहाँ पे एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बोलन पास। तो जब ऐसे कुछ नाम आए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम आए, आप अपने साथ एक एटलस रखिए और एटलस में तुरंत इन जगहों को खोजिए कि कहाँ पे है। तो इससे क्या होगा कि जब आप आगे चल के जियोग्राफी पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, वहां पे मैप का बहुत काम आएगा। तो आपको एटलस देखना पहली बात तो आप सीख जाएंगे कि कैसे देखते हैं। तो थोड़े थोड़े स्टेप से चीजों को सीखते रहिए साथ में। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। तो मेहरगढ़ उन जगहों में से एक है जहां पे लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाना सीखा था और ये लोग शीप, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालने भी लगे थे। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये उन शुरुआती गांवों में एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। देखिए लोगों ने अगर यहाँ पे जौ और गेहूं जैसी फसलों को उगाना शुरू किया है और पशु भी पालने लगे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये लोग आस पास ही कहीं रहते होंगे। ये इनका शेल्ट मतलब कैंप होगा। तो इसलिए धीरे धीरे विलेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग बीज डाले और यहाँ से मूव कर जाए, तो यहाँ पे इनको रहना ही पड़ेगा। तो ये इन शुरुआती गांव में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वेयर फाउंड। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं हमें। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स
such as deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हमें मिली है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। देखिए मेहरगढ़ में या तो स्क्वायर हाउसेस होते थे या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ देम विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। देखिए ये जो घर हैं इनमें कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे बने मिलते होंगे, 4 या उससे ज्यादा, ठीक। और इनमें से किसी एक कंपार्टमेंट को स्टोर हाउस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसमें कि ये लोग अपने ग्रेन्स को रखते होंगे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे मिले हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। देखिए ये चीजें जो हैं बहुत ही फैक्ट्स हैं, तो आप एक दो बार बुक को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी चैप्टर, एनसीईआरटी में बुक में जो चैप्टर्स हैं उनको एक दो बार रीडिंग लगाएंगे, उनकी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठते चला जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं कि हमें वहां पे हड्डियां मिली हैं, कैसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, डियर, पिग, और हमें शीप और गोट्स की भी हड्डियां मिले हैं। वहाँ जो घर मिला है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का हमें घर मिला है, और वो उन घरों में 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट बने मिलते थे, जिनमें से कि एक स्टोरेज के काम में आता था। तो आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, आपके दिमाग में बैठता जाएगा। वैसे भी हम, ये अभी 6th क्लास है, हम लोग 6 से 12 तक चलेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा कि आपके दिमाग में ही सब फिट हो गया है एक एक करके। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोगों की मृत्यु होती थी तो उनके जो रिश्तेदार होते थे, दोस्त होते थे, वो रिस्पेक्ट पे करते थे या सम्मान जताते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। तो ये सम्मान कैसे जताते थे? बरियल प्रैक्टिस के थ्रू। पीपल लुक आफ्टर देम, परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। देखिए इसका मतलब ये है कि लोगों को, मतलब जो आफ्टर लाइफ है, आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म का जो एक बिलीफ था वो लोगों में आने लगा था, ठीक? क्योंकि लोगों को लगता था कि कुछ एक सम फॉर्म ऑफ लाइफ होता है जो कि मृत्यु के बाद होती है। लोगों की आस्था मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, लोगों की ये आस्था बनने लगी थी। तो मैंने बताया कि ये जो रिस्पेक्ट पे करते थे या सम्मान जताते थे, ये कैसे जताते थे? बरियल के थ्रू। बरियल इज वन सच एग्रीमेंट, सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में हमें ऐसी कई कब्रें मिली हैं। तो ये लोग बिलीव करते थे, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये जो एक तरह की आस्था थी जो लोगों के दिमाग में उस वक्त आ रही थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है या आफ्टर लाइफ होता है या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है। तो इस चीज को ये लोग कैसे दर्शाते थे? जो कब्रगाह होती थी, बरियल ग्राउंड होता था, उसमें मृतक के साथ उसकी जरूरत के कुछ सामान को भी ये लोग साथ में दफनाते थे। In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. एक ऐसे ही इंस्टेंस में ये देखा पाया गया है कि एक डेड पर्सन जिसकी हमें कंकाल मिली है, स्केलेटन मिला है, उसके साथ कुछ गोट्स के भी स्केलेटन हमें देखने को मिलते हैं। तो उन लोगों ने ये सोच के दफनाया होगा कि ये जो मृतक व्यक्ति है, इसके खाने के काम में ये आएगा नेक्स्ट वर्ल्ड में। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए भी रखा गया होगा। तो ये चीज हमने समझ लिया है। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड वे में चैप्टर 2 को डीप में जाके एकदम स्टडी किया है, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।